लोगों के लिए सनराइज शिक्षा समूह हिंदी व्याकरण भाग 3 में मैं आप लोगों को वर्ण विचार लेकर के रूबरू हुआ हूँ। आज आप लोगों के साथ में वर्ण विचार साझा करूँगा। इनसे पहले हमने व्याकरण संबंधी, हिंदी संबंधी और पहले पार्ट में भाषा के बारे में चर्चा की थी। व्याकरण में हमने कल 3 बातों की मुख्य रूप से बात की थी, उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आज हम बात करेंगे उन्हीं बात को लेकर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, उन्हीं बातों को लेकर के वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा हिंदी और हिंदी में व्याकरण का उपयोग मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार व्याकरण का सबसे छोटी इकाई वर्ण विचार होता है। और वर्ण विचार में वर्ण के बारे में बात करेंगे, वर्ण क्या होता है और वर्ण का हमारी हिंदी भाषा में क्या उपयोग है। वैसे उसी प्रकार सभी भाषाओं में ये वर्ण होते हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णों का अलग अलग क्या रूप होता है और वर्णों को क्या कहते हैं और वर्णों की क्या उपयोगिता सिद्ध होती है, ये बात हम लोग करेंगे। उनसे पहले पूरी व्याकरण, समस्त व्याकरण 3 भागों में बटी हुई है। अनेक रूप से समझे तो व्याकरण के अनेक रूप हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात से परिचित करवा देता हूं कि व्याकरण 3 भागों में अलग अलग बटी हुई है। सबसे पहला और छोटा भाग है वो है वर्ण विचार। दूसरा भाग की बात करें तो वो है शब्द विचार, शब्द विचार। दूसरे भाग की बात करें तो वो है हमारे लिए शब्द विचार। तीसरे भाग की बात करें तो वो है हमारे लिए वाक्य विचार। मैंने इनके बारे में कल भी आपसे चर्चा की थी। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। पूरी समग्र व्याकरण इन 3 रूपों में, इन 3 भागों में बटी हुई है। व्याकरण के पूछ लिए जाए व्याकरण के भाग कितने होते हैं, व्याकरण के भाग, तो सीधा रूप बता दिया जाएगा 3 भाग होते हैं। 3 कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य किन से बनते हैं? शब्दों से। शब्द किन से बनते हैं? वर्णों से। अब सबसे बड़ी बात, वर्ण किन से बनते हैं? यह बात तो हमने कल ही बात की थी। शब्द से शब्द, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य का निर्माण करते हैं और सार्थक वर्णों का समूह शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन वर्ण क्या होते हैं और वर्णों का निर्माण किससे होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, वर्णों का निर्माण ध्वनि से होते हैं। अब हमारे जहन में ये प्रश्न उठ रहा है, ये ध्वनि क्या है? अब हमें ध्वनि के बारे में समझना है, ध्वनि किसे कहते हैं और ध्वनि क्या होती है। तो आप लोगों को बता दूं, ध्वनि वर्ण बनाने का एकमात्र साधन होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। मौखिक इकाई किस प्रकार से, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मौखिक इकाई इस प्रकार से होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ए। हम लोगों ने क्या बोला? ए बोला, तो ये मौखिक इकाई है। और इसका लेखक रूप जिस प्रकार से हमने ए लिख दिया, ये तो था बोलना, ये तो था बोलना ही ध्वनि कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछ ली जाए तो ध्वनि है। और ध्वनि से किसका निर्माण होता है? वर्ण का। इसको हम वर्ण नहीं कह सकते। बोलना ए क्या है? ये एक ध्वनि है, इसको हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। और लिखित रूप में लेखन प्रक्रिया, जो लिखित रूप में ए लिखा हुआ होता है वह वर्ण होता है। तो ए, आ, ई, कोई भी के, खे, सभी वर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भागों के बारे में, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और भी वर्णों के बारे में मैं आपसे बातें साझा कर रहा हूं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अपना जो ध्यान है वो इस ब्लैक बोर्ड, जिसे श्याम पट कहते हैं हिंदी में, इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके आप लोग शिक्षा का आनंद लें। वर्ण विचार के प्रकारों के बारे में बात करेंगे हम लोग।
आप लोगों को पहले ही एक बात बता देता हूं, समझा देता हूं मैं। वर्ण से केवल हिंदी व्याकरण में एक ही तथ्य, एक ही भाग बनता है। वो वैसे वर्णों से सभी भाग चलते हैं, लेकिन जो मेन मुख्य भाग है संधि, वो वर्ण के आधार पर ही हमें समझ में आएगी, हमारे से सरल होगी। इसलिए आप लोगों को वर्ण समझना बहुत ही जरूरी है। तो वर्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे और वर्ण के बारे में समझोगे। वर्ण के प्रकार, अब आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया वर्ण क्या होते हैं। वर्ण ध्वनि होते हैं जो मुख से बोली जाती हैं, वो ध्वनियों से वर्ण बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकारों के बारे में। वर्ण के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, वो आप लोगों को पता होगा। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब हम लोग सबसे पहले स्वर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर व्यंजन के बारे में। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा अर्थ के आधार पे दोनों के बारे में चर्चा करके बता देता हूं। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, फिर इनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे, ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं और हिंदी व्याकरण में इनका किस प्रकार से उपयोग होता है। अब पहले बात करते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं? हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि स्वतंत्र रूप से, बिना किसी रुकावट के, स्वतंत्र रूप से जो ध्वनि प्रदर्शित होती है, जो ध्वनि बोली जाती है, जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, वह स्वर कहलाती है। और व्यंजन, व्यंजन जो किसी स्वर की सहायता से या किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जो हमें रुकावट, बोलने में रुकावट प्रदान करते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वर के बारे में बात करें तो स्वर क्या होते हैं, अब स्वर के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे लिखा जाता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने वर्ण विचार में वर्ण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक स्वर और एक व्यंजन। अब हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपके साथ में कर चुका हूं। अब बात करूंगा स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं, जिनकी मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, इनके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत मूल भाषा में 13 स्वर होते हैं। मूल भाषा में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर। मूल भाषा जो जननी सबसे पहली भाषा आई थी संस्कृत, उसके बारे में चर्चा किया था। अब हम हिंदी में 11 स्वरों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला स्वर ए, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा बड़ा ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर इसके बीच में एक और आता है री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। अब हम लोग बात करते हैं री। ये हमेशा कंफ्यूजन में डालता है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, बड़ा ऊ और छोटा ए से बीच में हमेशा री लिखा जाता है। ऊ के बाद ए से पहले विशेष रूप से ध्यान देना है, री लिखा जाता है। अब ये कुल 11 स्वर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसके बाद में 2 वर्ण और लिखे जाते हैं, अंग और एह। इनको अगर हिंदी में स्वरों के साथ में साझा नहीं करेंगे, स्वरों के साथ में नहीं गिनेंगे, तो इनको कहां ले जाएंगे? इनके बारे में भी, इनका क्या होता है, इनको व्यंजन में भी नहीं गिना जाता है, तो इनका क्या होता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, इसमें 13 स्वर कौन से होते हैं? इनको जोड़ा जाता है क्या? नहीं, इनको नहीं। इसमें एक बड़ा री और एक जो ले आता है उसका री होता है, लरी होता है, वो होता है। कुल मिला के 13 होते हैं। अंग और ए का क्या बना दिया? अंग और ए के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अंग और एह, इनको अयोग व वर्ण कहते हैं। अयोग वह वर्ण कहते हैं। अयोगवा का मतलब क्या होता है? शब्द के आधार पर हम लोग तोड़ करके बात करेंगे। शब्दों को तोड़ा जाता, मैंने कल भी आपको बताया था, एक संधि के आधार पे वर्ण टूटते हैं और शब्दों के आधार पे ही टूटते हैं। तो शब्दों के आधार पे इनका
अर्थ निकालेंगे, शब्दों के आधार पर तोड़ेंगे। ए प्लस योग प्लस वह। अब इनका अलग अलग अर्थ निकाल करके बात करेंगे। ए उपसर्ग के रूप में हमेशा नहीं पढ़ते हैं हम लोग। योग का मतलब होता है जोड़ना, वह का मतलब होता है वहन करना, वहन करना। अब देखो, जोड़ करके वहन नहीं करते वे वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। अयोगवाह जोड़ करके किसके साथ जोड़ करके वहन नहीं करते हैं वो बात करूंगा। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बनते हैं, तो अंग और अ की सहायता से कोई व्यंजन नहीं बनता है, तो उनके साथ में जुड़ करके ये वहन नहीं करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अयोगवाह वर्ण के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे स्वर के प्रकार के बारे में। बात करने से पहले मैं आपको री के बारे में बता दूं, री का उपयोग कहां होता है। री का उपयोग संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों के रूप में उपयोग लिया जाता है। उसी प्रकार से हिंदी के भी तत्सम शब्दों के उपयोग हेतु री शब्द का, री वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्वर के प्रकारों के बारे में कि स्वर को मात्रा के आधार पे, यानी कितने प्रकार, कितने आधारों पे इनको अलग अलग रूपों में बांटा गया, जाति के आधार पे इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उनके बारे में मैं बता दूं कि ए आ का प्रयोग, ई का प्रयोग, ऊ का प्रयोग, इनका अलग अलग कहां प्रयोग किया जाता है, इनको कितने भागों में, अलग अलग कितने हिस्सों में, कितने टुकड़ों में बांटा गया। अब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से विस्तार से चर्चा करें। स्वर को उपयोग पत्ती के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो आप लोगों के साथ में मैं साझा करने जा रहा हूं। इनका पहला भाग 6 भागों में, कितने भागों में? 6 भागों में। वैसे मैंने आपको बताया वर्ण के आधार पे 2 प्रकार के स्वर और व्यंजन, स्वर के बारे में चर्चा की। स्वर 11 होते हैं, 11 की 11 मैंने लिख करके बता दिए। संस्कृत में 13 होते हैं, वो बात कर ली। अब इनको उपयोग पत्ती के आधार पे 6 भागों में विभाजित किया गया। इनका उपयोग किस प्रकार से होते हैं, उनके रूप में इनको 6 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग इनकी बात करते हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पर। मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वर को 3 भागों में, 3 भाग होते हैं, या 3 भागों में बांटा गया। तीन भागों में मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वरों को बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पे हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा नंबर है प्लुत स्वर। अब मैं आपको बता दूं ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है गुरु बड़ा, गुरु हमेशा बड़ा होता है, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। अब प्लुत के बारे में बात करूंगा, ये आसान है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उनसे पहले ह्रस्व छोटा होता है, और इनमें कितने वर्णों को लिया गया है, तो 4 वर्णों को इसमें लिया गया है, 7 वर्णों को इसमें लिया गया है। इसमें 7 वर्णों में पीछे वाले 4 वर्णों को संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है। किस प्रकार से, मैं अलग अलग 4 कौन से हैं, 7 कौन से हैं, मैं अलग अलग आपको बता दूं। जिस प्रकार से मैंने लिखा था ए आ ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये 11 है। इस 11 में ए ई ऊ और बीच वाला री, 1 2 3 4, इन चारों को ह्रस्व के रूप में लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि
जो आसानी से बोले जाते हैं, एक मात्रिक वर्ण होते हैं, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनका छोटा रूप है, आसानी से बोल सकते हैं, ए ई उ री, इनको आसानी से बोल सकते हैं, इसीलिए इनको ह्रस्व छोटा स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर क्या है? अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर में सात किस प्रकार से, आ बड़ा ई बड़ाऊ, ए आई ओ औ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, 7 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए, तो 11 पूरे हो गए। अब प्लुत स्वर कहां से आएगा? प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर आसान है, मैं आपको आराम से समझा दूंगा। उनसे पहले आप लोगों को इन 7 को अलग अलग और इनको दीर्घ गुरु बड़ा कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों को बोलने में हमें थोड़ी मुसीबत होती है। किस प्रकार से? क्योंकि ये 2 मात्रा वाले द्विमात्रिक, 1 मात्रा वाले ह्रस्व, 2 मात्रा वाले दीर्घ, द्विमात्रिक स्वरों को हमेशा दीर्घ स्वर गुरु या बड़ा ही कहते हैं। तो ये आप सबको पता है, ए के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, ई के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ऊ के बाद में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, ए बड़ा ई है, 1 मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला, फिर 1 मात्रा वाला, फिर 2 मात्रा वाला, इसको औ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि हम कभी पढ़ते हैं और तो होता है ये, और ये होता है और, ये है और। मैं आप लोगों को ऐसे कई अनछुए पहलू बताऊंगा जिनके बारे में चर्चा करूंगा धीरे धीरे। जैसे कि हम लोग क लिखते हैं तो क के ऊपर ये लाइन खींची जाती है, इस लाइन को क्या कहते हैं? क के बीच में ये लाइन खींची जाती है, इस लाइन को क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोगों ने वर्ण में इस हड़े शब्द का प्रयोग किया है, तो ये अंगे शब्द का प्रयोग किया है, तो ये अंगे शब्द, हड़े शब्द हमारी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बोला जाता है अंगे शब्द है। अंगे शब्द में ये जो बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को क्या कहते हैं? और वर्णों के कहीं ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने एक वो अयोगवा वर्ण के बारे में चर्चा की थी, अंग के ऊपर एक बिंदी लगी हुई थी, उस बिंदी को क्या कहते हैं? डैश से डमरू लिखा जाता है, उनके नीचे बिंदी लिखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? और कई बार खड़ी पाई के आगे भी बिंदी लगती है, उस बिंदी को क्या कहते हैं? हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उनसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि जब तक किसी कंसेप्ट के पास में नहीं पहुंचते हैं, किसी तथ्य के पास में नहीं पहुंचते हैं, तब तक उनके बारे में चर्चा करना बेकार है। अब बात चलती है हमारी इनके बारे में। तो इनके बारे में बात कर दूं, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और छोटे 4 होते हैं, हमने बात कर ली। गुरु का मतलब होता है बड़ा, 7 होते हैं, हमने बात कर ली। 2 मात्रा दीर्घ, 1 मात्रा ह्रस्व। अब प्लुत क्या होता है? प्लुत के बारे में और एक मुख्य बात, इनमें जो पीछे वाले 4 हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, मैंने कहा ना संयुक्ता या संयुक्ताक्षर वर्ण कहा जाता है, संयुक्ताक्षर स्वर वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ए के ऊपर भी 1 मात्रा है, इनके ऊपर 2 मात्रा है, तो द्विमात्रिक। ये तो ह्रस्व का मतलब होता है 1 मात्रा, 1 मात्रा तो पहले भी इनके ऊपर लगी हुई, मानो ए ई उ, छोटी 1 मात्रा तो ऑलरेडी इनके ऊपर लगी हुई है, ये 4 है। री की इस प्रकार होती है, ये 4 है, हमने मान लिया, कोई समस्या नहीं। अब इनके ऊपर आ बड़ा ई बड़ाऊ, इनके ऊपर ऑलरेडी 2 मात्रा लगी हुई है, मानो। क्यों 2 मात्रा? क्योंकि ये बड़े हैं, कहने का मतलब ही बड़ा, दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है, क्योंकि ये बड़े हैं, तो इनके ऊपर ऑलरेडी 2 मात्रा लगी हुई है, तो इन मात्राओं को 3 मात्राओं के रूप में मानेंगे, या संयुक्ताक्षर मतलब समान रूप से, मानो ओ औ दोनों समान रूप से माने गए, ए और आई दोनों को समान रूप से माना गया, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण भी, संयुक्त स्वर वर्ण भी कहा जाता है। अब हमारी ये बात खत्म नहीं होती है, यहीं से बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर आप लोगों को बिना किसी रुकावट के, बिना कोई रुकावट के, जब कोई वर्ण का बार बार उपयोग किया जाता है बिना किसी रुकावट के, वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक गायक को आप सभी पसंद करते हो, और गायक अपनी गायकी के अनुसार, जैसे कि किसी गाने को शुरू करने से पहले या गाने को शुरू करने के बाद में
किसी ध्वनि का बार बार प्रयोग करता है, जैसे कि आ का बार बार प्रयोग कर रहा है, तो वह प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगी। जैसे कि ऊम शब्द का बार बार प्रयोग कर रहा है, वह प्लुत स्वर की बिना किसी रुकावट के बिना किसी रुकावट के किसी ध्वनि का बार बार प्रयोग करना वह प्लुत स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये तो थे मात्रा और उच्चारण के आधार पे। अब हम पढ़ेंगे इनके की बात करें, ह्रस्व स्वर का संकेत चिन्ह किस प्रकार से लिखा जाता है। खड़ी पई के रूप में, एक के रूप में इस प्रकार का हम चिन्ह उपयोग करके इनका पता लगाते हैं, इनके बारे में निर्देशित किया हुआ होता है। एक, जिस प्रकार खड़ी पई की जाती है। अब दीर्घ स्वर की पहचान किस प्रकार से होगी, इसका निर्देशांक चिन्ह किस प्रकार से होगा, इनका चिन्ह किस प्रकार से दिया होगा। एस के रूप में इनका चिन्ह दिया होगा, कोई शब्द या कोई वर्ण किसी प्रकार से एस के रूप में दिया हुआ होगा। और हमें प्लुत स्वर का ज्ञान किस प्रकार से होगा, ये इनका चिन्ह है। अब प्लुत स्वर का ज्ञान किस प्रकार से होगा, बार बार ऐसे चिन्हों का प्रयोग होगा। वह निर्देशांक, वह चिन्ह हमें प्लुत स्वर की ओर इंगित करेंगे, इनकी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे कि यह प्लुत स्वर है। इनको अपूर्ण चिन्ह भी कहते हैं। अपूर्ण चिन्ह का मतलब क्या होता है, अपूर्ण चिन्ह का मतलब होता है जो कभी पूर्ण नहीं होने वाले, इनका कोई निश्चित पूर्ण होने का कोई रहस्य नहीं होता है, ये चलते ही रहते हैं। ए वर्ण है, ए वर्ण कब पूर्ण होगा इनका कोई पता नहीं। अब प्लुत स्वर होते कितने प्रकार के, तो प्लुत स्वर 8 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व का, बाकी सभी दीर्घ वाले। एक ह्रस्व, बाकी सभी दीर्घ वाले। अब ह्रस्व का ये कौन सा होता है, बाकी सभी दीर्घ वाले, दीर्घ वाले। अब एक ह्रस्व का कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता दूं। एक ह्रस्व का होता है ए, शुरुआती, शुरुआत का एक वर्ण ह्रस्व का, बाकी सभी दीर्घ के, बाकी सभी 7, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी इस प्लुत स्वर में आ सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे स्वर के प्रकार के बारे में उपयोग पद्धति के अनुसार। दूसरी बात हम लोग करते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर पहले हम लोगों ने बात की मात्रा और उच्चारण के आधार पे। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पे 3 भाग थे, तीनों भागों के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी की। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे ओष्ठ और आकृति के आधार पे। वर्ण विचार में स्वर के उपयोग पद्धति के अनुसार मैंने बताए थे 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से दूसरा प्रकार हमारे चल रहा है ओष्ठ और आकृति के आधार पे। ओष्ठ और आकृति के आधार पे स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। पहला भाग इनका होता है वर्ताकार और दूसरा भाग इनका होता है अवर्ताकार। इनको दोनों को अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वर्ताकार को वर्तमुखी के नाम से भी जाना जाता है और अवर्ताकार को अवर्तमुखी के नाम से भी जाना जाता है। अब इनमें आने वाले स्वर वर्ण कितने होते हैं, 4, और इनमें आने वाले स्वर वर्ण कितने होते हैं, 7। इनमें 4 कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं और चारों को ही क्यों लिया गया है, और इनमें 7 वर्ण आते हैं और इनमें 7 को ही क्यों लिया गया है, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए 4 कौन कौन से आते हैं। ओष्ठ के अनुसार वर्त का मतलब होता है गोल, मैं आपको पहले ही बता देता हूं गोल। अब इनमें से ओष्ठ के आधार पे गोल, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, कितने हुए, 4। इन चारों को ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इन चारों को वर्त के आधार पे वर्ताकार, वर्तमुखी भी कहते हैं। अब होता है अवर्ताकार। अवर्ताकार में बाकी के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी के 7 अवर्ताकार। इनको ए, आ, ई, ए, ऐ और री, इनको 7 को हम इसी रूप में पढ़ते हैं। इनको अवर्ताकार कहा जाता है। ओष्ठ आकृति के आधार पे अवर्ताकार
स्वर वर्ण कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ओष्ठ आकृति के आधार पे वर्ताकार वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब एक मुख्य और नई बात आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूं। एक हम वर्ण और लिखते हैं यहां, आपने भी देखा होगा ये वर्ण होता है। इस वर्ण को क्या कहा जाता है और ये क्या है? अब इनके बारे में बात करेंगे। इसको कहा जाता है आ। इसको हम भरे हुए कंठ के स्वर के रूप में हम लोग इसको बोलते हैं। मतलब अपने स्वर का मतलब होता है, स्वर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। अब इनको स्वतंत्र रूप से भी बोल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। फिर भी इनको इनमें क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये इनका है ही नहीं, ये विदेशी वर्ण है। विदेशी कहां से आया? ये अंग्रेजी भाषा का है, ये विदेश से आया। इसको आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत स्वर या गृहीत स्वर भी कहा जाता है। मतलब इनको ग्रहण किया गया, इनको बुलाया गया, इनको लिया गया। आगत, गृहीत, विदेशी, कुछ भी कह दो, ये आ का रूप ले लेता है। अब इसमें ये ऊपर लगने वाले इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। ये चंद्रमा के समान आकृति और इसमें ये बिंदु, इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। अगर बिंदु को हटा दो तो अर्धचंद्र इनको कहा जाता है। और इनके ऊपर ये हटा दें और केवल ये लगाएं तो ये ऐसा स्वर नहीं माना गया। ऐसा कोई स्वर हिंदी में अभी तक नहीं आया है। तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। इसको हम लोग गलत मानेंगे। अब ये बात हो गई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस आ का उपयोग कहां से लिया गया और ये कहां का है। इनको विदेशी, आगत, गृहीत आप कुछ भी कह सकते हो। और इनका प्रयोग कहां किया जाता है और इसके अंदर लगने वाले ये 2 चंद्र बिंदु, इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब तीसरा रूप, 2 आपको समझ में आ गए होंगे, उच्चारण और मात्रा के आधार पे पहला था, दूसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पे। अब तीसरा जीभ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो आपके बाद में मैं आपके साथ में बात साझा। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर उपयोग पद्धति के अनुसार स्वर वर्णों के स्वर को उपयोग पद्धति के अनुसार किस प्रकार लिया गया, इसमें तीसरा रूप है वो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे। पहला उच्चारण मात्रा और दूसरा रूप ओष्ठ की आकृति के आधार पे और तीसरा है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। अब जीभ की क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है? जीभ की क्रियाशीलता 3 प्रकार से होती है। जिस प्रकार हम बोलते हैं तो सबसे पहले अग्र, फिर मध्य और फिर पश्च। जीभ को 3 हिस्सों में बांटा गया है। देखो सबसे पहला अग्र, अग्र क्रियाशीलता। दूसरा होगा मध्य, अब क्रियाशीलता। तीसरा होगा पश्च। पश्च का मतलब होता पीछे वाली, सबसे लास्ट वाली। अब इनको याद करने का एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं, इनको किस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए 3 नंबर आपको मैं अवरोही क्रम में, घटते क्रम में ले जाते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 3 नंबर, 3 में ये देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है। इसमें 3 नंबर वाली ए को छोड़ करके 3 नंबर वाले कितने वर्ण जो स्वर होते हैं, कितने स्वर लिखे गए? आ, उ, ओ, औ। 1, 2, 3, 4, 5। तो पांचों को 3 नंबर पे 3 की आकृति के अनुसार याद रखने का तरीका है। 3 की आकृति के अनुसार आ, उ हो गए 1, 2, 3। फिर 2 को यहां ले आओ, ओ और औ। तो जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार पश्च भाग में कितने स्वर वर्ण होते हैं? 5। कौन कौन से? याद करने का तरीका 3 की आकृति वाले ए को छोड़ करके आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। अब ए कहां आएगा? एकमात्र ऐसा वर्ण है ए जो मध्य भाग में बोला जाता है।
क्यों? क्योंकि ए सबसे आसान होता है और इनको आसानी से बोलते हैं, तब जीभ को पीछे तक ले जाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती है और इनको आसानी से बोल सकते हैं। ये चीज याद रखने लायक है, इस चीज को आप याद रखना। एक नंबर पहले ही वर्ण आने वाला हमेशा ध्यान रखना, वो मध्य भाग में लिख देना और उसके बाद में 3 नंबर पे आने वाले यहां बाकी सारे के सारे जो बचते हैं वो अग्र क्रियाशीलता के अनुसार होंगे। अब बाकी कौन कौन से बचते हैं? ए हो गया, आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, औ और ओ और औ हो गया। 1 2 3 4 और 5। बाकी कितने बचते हैं? 5। तो 5 अग्र क्रियाशीलता के अनुसार, 5 ही पश्च क्रियाशीलता के अनुसार, 1 मध्य क्रियाशीलता के अनुसार। अब 5 इसमें कौन कौन से आएंगे? छोटा ई, बड़ा ई, फिर बाद में री, उसके बाद ए और उसके तत्पश्चात आई। 1 2 3 4 और 5। इसमें भी 5 अग्र क्रियाशीलता के अनुसार, जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार अग्र भाग में 5 स्वर होते हैं और जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार मध्य भाग में 1 होता है, ए जो प्रथम स्वर वर्ण होता है। उसके बाद जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार पश्च भाग में 5 वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, जो हमारी याद करने की शैली के अनुसार 3 नंबर जैसे ए को छोड़ करके बाकी 5 वर्ण ही आते हैं, वो पांचों इसमें होते हैं। अब वर्ण में स्वर उपयोग पत्ति के अनुसार 3 भाग हमने पढ़े, मात्रा उच्चारण के आधार पे, ओष्ठ की आकृति के आधार पे, उसके बाद में जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे। अब पढ़ेंगे हम लोग तालु की स्थिति के आधार पे, तालु की स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पे 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग होते हैं, तालु की स्थिति के 4 भाग होते हैं। कौन सा? याद करने का आसान तरीका है, 2 याद रख लो। सेव्रत 1 नंबर, सेव्रत स्वर। दूसरे नंबर पे विव्रत स्वर। तीसरे नंबर पे सेव्रत के आगे अर्ध जोड़ दो, अर्ध सेव्रत। और चौथा विव्रत के आगे अर्ध जोड़, अर्ध विव्रत। अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इनको समझना भी इतना कठिन नहीं है जितना जैसे हमने पहले वाले समझे उनके अनुसार ये भी हमारे लिए बहुत ही आसान है। उनसे पहले हम स्वरों को लिख देते हैं। और औ। सेव्रत का मतलब इनको आप पहले समझ लो। जैसे कि मैंने बताया, सेव्रत स्वर, विव्रत, अर्ध सेव्रत, अर्ध विव्रत। उसमें सेव्रत में तो हमारा मुख बंद रहता है, विव्रत में खुला रहता है। उसी प्रकार इनके 2 भाग होते हैं और 4 भागों में बदलने के लिए हम लोगों ने इन्हीं शब्दों के आगे अर्ध अर्ध 2 शब्द नहीं जोड़े, अर्ध और अर्ध दोनों में ही समान रूप से आगे जोड़ दिए। उसी प्रकार से इसमें, जैसे कि इसमें पूरा मुख बंद होता है, इसमें खुला होता है, तो इसमें आधा बंद और इसमें पूरा आधा खुला। सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे सेव्रत स्वर में कितने स्वरों को लिया गया है, विव्रत स्वर में कितने स्वरों को लिया गया है, अर्ध सेव्रत स्वरों में कितने स्वरों को लिया गया है और अर्ध विव्रत स्वरों में कितने स्वरों को लिया गया है। तो सबसे पहले इनको एक बार आप भूल जाओ, इनको छोड़ दो। अब बात करते हैं विव्रत, मतलब खुला, पूरा मुख खुला रख के किस प्रकार से हम लोग मतलब जांच करेंगे कि इसमें कौन सा आएगा। तो एक डॉक्टर के पास में जाते हैं, तब उस समय एक छोटे बच्चे को किस प्रकार से डॉक्टर मुंह खुलवाने के लिए उनको सलाह देता है, आ करने के लिए बोलता है। तो उसी प्रकार विव्रत स्वर में एक ही स्वर वर्ण आएगा, वो आएगा आ। अब देखो अर्ध सेव्रत में कितने वर्ण आएंगे।
अर्ध सैवरत में दो ही वर्ण आएंगे। कौन कौन से? एक वर्ण आएगा छोटा ए और दूसरा आएगा ओ। क्यों? इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले अर्ध विवृत कर लें ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आएगा ए और इसका बड़ा आई और इसका बड़ा औ। किस प्रकार से? ए और औ को क्यों लिया और ए और ओ को क्यों लिया? आ खुले स्वर में बोला जाता है, उसी प्रकार आधा बंद रख करके मुंह को ए और ओ का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? जिस प्रकार मानो स्वरों में मात्रा एक मात्रिक, मैंने वो दो मात्रा के रूप में बताया था, द्विमात्रिक होते हैं, दीर्घ होते हैं, बड़े होते हैं। उसी प्रकार से हमने इनके रूप को ए और ओ के रूप में, आधा बंद मुंह होता है उसके रूप में, जैसे कि ओ ए आधा मुंह बंद होता है, उसी रूप में इनको ले लिया। अब आधा खुला मुंह किस प्रकार से? जिस प्रकार से इसमें आधा बंद होता है और इसमें आधा कैसे? ए का बड़ा आई और ओ का बड़ा औ, और ए को आ से छोटा है, खुला तो इसमें रहता है, लेकिन आधा खुला करने के लिए आ से पहले वाला इसमें जोड़ दिया, इसी प्रकार से। तो आधा बंद आधा खुला। अब इसमें ये मान लो आधा, अब इसमें पूरा खुला था, इसमें पूरा बंद। बाकी वाले जितने स्वर बचते हैं वो सारे के सारे इस सैवरत स्वर में आ जाएंगे। तो देखो आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, आ ए ओ आई औ और ए आ गया। बाकी बचा ई ऊ बड़ा ऊ और री लगातार। आप इस प्रकार से याद नहीं कर सकते हो तो इस प्रकार से कर लेना, ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ और री। सैवरत स्वर में ए आ को छोड़ करके लगातार 5 वर्ण, ई ऊ और री। उसके बाद में विवृत में एक ही वर्ण आएगा, वो आएगा आ। समझ में आ गया? फिर बाद में हम अर्ध सैवरत की ओर जाएंगे, तब री के बाद में पहले वाला, आपको इस प्रकार से याद रखना, री के बाद में पहले वाला, री को छोड़ करके ए, फिर आई को छोड़ करके ओ, दो ही वर्ण आएंगे, ए और ओ, और वापस अंतिम लास्ट बचता है, उसमें पहला नौवां 11वां, पहला नौवां और 11वां। इस प्रकार से आप लोग तालु की स्थिति के आधार पे याद कर सकते हो। अब आगे हम 5वीं स्थिति के बारे में जानेंगे उपयोग पत्ति के अनुसार, अनुनासिकता के आधार। अनुनासिकता के आधार, पहला मात्रा और उच्चारण के आधार पे, दूसरा था हमारा ओष्ठ के आधार पे, ओष्ठ की आकृति के आधार पे, तीसरा था तालु के आधार पे, चौथा था तीसरा जीभ की क्रियाशीलता था, चौथा था तालु के आधार पे, पांचवा है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पे 2 भागों में विभाजित किया गया है। यह हमारा चल रहा है स्वर वर्ण की उपयोग पद्धतियां के अनुसार स्वर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यह बात चल रही है हमारे साथ। अब 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्नानुशिक और दूसरा है अनुनासिक। निर्नानुशिक का मतलब होता है निर प्लस अनुनासिक, और अनु प्लस नासिक। नासिक का मतलब होता है नाक से बोले जाने वाले वर्ण। जैसे कि मैंने आपको बताया था आ के ऊपर चंद्र बिंदु वाला। निर का मतलब होता है नहीं, अनु का मतलब होता है हां, निर का मतलब होता है नहीं, अनु का मतलब होता है हां, छोटा, मतलब छोटी सी हां भर लेना, छोटा हां। निर अनुनासिक में मतलब होता है, निर अनुनासिक में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, नाक से बोला जाएगा लेकिन चंद्र बिंदु का प्रयोग इसमें नहीं होगा।
चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, वह निर अनुनासिक है। अनुनासिकता के आधार पे वर्णों को, स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 2, निर अनुनासिक और अनुनासिक। निर अनुनासिक किसे कहते हैं? निर का मतलब होता है नहीं, जिसमें चंद्र बिंदु नहीं होता है वह निर अनुनासिक होता है, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु होता है, वह अनुनासिक कहलाता है। अब अनुनासिक और निर अनुनासिक, मैंने आपको 2 बात बताई थी, अंग और अयोगवाह। अयोगवाह तत्सम रूप में चलते और इनका तद्भव रूप अयोगवाह का अनुनासिक ही होता है। अयोगवाह का तत्सम रूप तो अयोगवाह होता है और तद्भव रूप अनुनासिक ही होता है। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इनको अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगने वाली बिंदी को हम अनुस्वार पढ़ते हैं, उनको हम लोग अनुस्वार ही कहते हैं। वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है, वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है उनको अनुस्वार ही पढ़ते हैं। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, हमेशा शिरोरेखा, ऊपर वाली लाइन, जो भी वर्ण लिखते हैं वर्ण के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसको शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी आती है उसको अनुस्वार कहते हैं। अब यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे के जब वीडियो देखोगे उसमें आपके साथ में आगे वाली बिंदियों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अभी हमें इनकी जरूरत पड़ी क्योंकि ये वर्ण हमारे सामने आया तो इनके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ी। अब ये अनुनासिकता के आधार पे 2 भाग आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इनके छठे भाग की। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर उपयोग पत्ति के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 प्रकार के होते हैं, इनमें संख्या कितनी होती है? 2 प्रकार में, 1 नंबर पे सजातीय स्वर वर्ण, दूसरा होता है विजातीय स्वर वर्ण। विजातीय स्वर वर्ण, सजातीय किसे कहते हैं और विजातीय किसे कहते हैं? सजातीय स्वर वर्ण वे होते हैं जो समान जाति के होते हैं, जिन्हें सजातीय स्वर वर्ण कहते हैं, और विजातीय स्वर वर्ण वे होते हैं जो समान जाति के नहीं होते हैं, असमान जाति के होते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक वर्ण के बाद में, माना कि ए वर्ण है, उसके तुरंत बाद में आ वर्ण की आवृत्ति हो, वह सजातीय हो जाता है। ई के बाद में तुरंत बड़े ई की मात्रा मतलब आवृत्ति हो जाए, इस वर्ण की आवृत्ति हो जाए स्वर वर्ण की, तो यह सजातीय हो जाएगा। अगर ए के बाद में ई की आवृत्ति हो तो वह विजातीय कहलाएगा, आ के बाद में बड़े ई की। इस प्रकार समान जाति के वर्ण, मतलब एक स्वर वर्ण के बाद में दूसरे समान स्वर वर्ण की आवृत्ति हो वह सजातीय कहलाता है, और एक समान वर्ण के बाद में दूसरे असमान वर्ण की आवृत्ति हो वह विजातीय कहलाते हैं। अब सजातीय में क्या क्या आएगा? ए के बाद में आ जाए, ई के बाद में ई आ जाए, ऊ के बाद में ऊ आ जाए, ए के बाद में आई आ जाए, ओ के बाद में औ आ जाए, तो होगा सजातीय। और इनके बाद में मानो री के बाद में भी री आ जाए तो भी सजातीय। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, ए के बाद में सीधा ई आ जाए तो आ नहीं आएगा, तो ये, या ए के बाद में वापस ए आ जाए तो भी सजातीय है, लेकिन ए के बाद में वापस ए न आकर के, आ न आकर के सीधा ई आ जाए, या ऊ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, आई आए, चाहे ओ आवे चाहे औ आवे, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? विजातीय। और सजातीय में समान जाति के आधार पे ये 2 भाग होते हैं जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने वर्ण उपयोग पत्ति के अनुसार, सबसे पहले मैंने वर्ण 2 प्रकार के बताए, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से पूरी हमने जानकारी हासिल की। स्वरों के बारे में बताया, स्वर 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। मैंने 11 का आपके सामने वर्णन किया जो आपके सामने लिखित रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद में इनके उपयोग पत्ति के अनुसार 6 भागों में इनको विभाजित किया गया। 6 के 6 भाग आप लोगों के समक्ष मैंने रखे, जिनमें पहला था उच्चारण और मात्रा के आधार पे, दूसरा था ओष्ठ की आकृति के आधार पे, तीसरा था जीभ के कौशल के आधार पे, और चौथा पार्ट था हमारा, चौथे में हम लोगों ने बात की अपनी तालु के आधार पे, और 5वें में बात की हम लोगों ने नासिकीय तौर नासिक के आधार पे, और 6ठे में बात की हम लोगों ने जाति के आधार पे। तो
जाति के आधार पे हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक और बात करने जा रहा हूं, वो बात करूंगा कल के आने वाले वीडियो के बारे में। कल हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज आप लोगों को वर्ण में स्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। आप हमेशा की बात इस बार भी अपना प्यार देकर के मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं आगे से भी आपको हमेशा की बातें नए से नए वीडियो ला करके आपको लाभान्वित करूं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।